यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो एक पार्ट है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, संविधान की चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो हमने अब तक देखा कि भारतीय संविधान की हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग क्या है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, और इसके बाद हमने देखा सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को देख चुके हैं। इन 3 चैप्टर को हम देख लिए। आगे हम देखते हैं जो सैलिएंट फीचर तो हो गया, तो जो अच्छी चीज़ें तो हमने देख लिया, कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सच में कोई ऐसी चीज़ है जिसे क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता है। तो आइए पढ़ते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल नहीं है, बस हम इसे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में ये ओपिनियन है। लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन लोगों ने अपने ओपिनियन रखे, अपने विचार रखे हैं, उन्हीं विचारों को हम देखेंगे। यहाँ हमारा अपना विचार कम होगा, थोड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो 1950 से अब तक संविधान बना है, जो लोग क्रिटिसाइज किए हैं, तो क्या वो क्रिटिसिज्म सही है या गलत है, उन चीज़ों पर हम कमेंट करेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, एस्पिरेंट टू आईएएस। माई सेल्फ सत्यवान। हम देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्रिटिसिज्म को। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फ्रेम्ड एंड एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। देखते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ग्राउंड बनाए गए हैं जिनके बेस पर भारतीय संविधान को क्रिटिसाइज किया गया, इसकी आलोचनाएं की गई हैं। तो पहली आलोचना इसकी ये की जाती है कि बारोड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है उधार लिया गया है, दूसरे देशों की चीज़ों को एडाप्ट कर लिया गया है। तो इसके वजह से इसे कहा किया गया है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है, ये एडाप्टेड है, बारोड है। तो दे डिस्क्राइब्ड इट एज ए बारोड कॉन्स्टिट्यूशन और ए बैग ऑफ बारोइंग और ए हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन और ए पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी उनका कहना है कि जो भारतीय संविधान ये बारोड उधार लिया हुआ है, लेकिन ये बैग ऑफ बारोइंग, यानी बहुत सारी चीज़ों को लगभग उधार लिया गया है। हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन, पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें गलत हैं। हम देखते हैं हमारा संविधान जो है 1950 में लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 से आज तक हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान बहुत अच्छे से काम कर रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन बने और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बहुत बार बदल चुके हैं। क्यों? वो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव नहीं कर पाया, जनता के एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पाया। जब जनता के एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन एक समय स्क्रैप हो जाएगा और रद्दी में चला जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं अपना ही पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, इन सब देशों के कॉन्स्टिट्यूशन स्थिर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाते हैं। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ की ही सरकारें विश्वास नहीं करती हैं। हम देखें बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के मामले में फ्रांस है। फ्रांस में लेकिन 5 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा चुका है। दुनिया का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा का था, लेकिन वो भी कई बार बदल चुका है। और 1767 में फ्रांस कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन कई बार बदल गया है। तो हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लोग क्रिटिसिज्म करते हैं वो एक्चुअली में अनफेयर और इलॉजिकल है, तो उन्होंने बेमतलब का क्रिटिसाइज कर दिया है। लेकिन हम आइए देखते हैं, क्योंकि हो सकता है हमसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि लोगों के विचार क्या हैं, कैसे लोगों ने अपने कमेंट दिए हैं। क्यों? कभी कभी एग्जामिनेशन में देखते हैं, कभी कभी एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि एक स्टेटमेंट किसका है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है कि हम जब चाहें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दिस इज बिकॉज द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द फीचर बारोड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन for their suitability to the Indian condition at the same time avoiding their faults। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बारोड कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐसे रखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के माध्यम से, कि हम जब चाहे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो भी कोई फॉल्ट क्रिएट हो, कोई समस्याएं क्रिएट हो, उससे हम अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं। आगे हम देखें, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने क्या कहा, उनकी स्टेटमेंट को हम देखते हैं। वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन ए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मोर देन 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted।
तो उनका कहना था कि करीब करीब दुनिया में 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 100 साल से ज़्यादा का मतलब उनका इशारा था कनाडा और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन का। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन 1767 में बना था और अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में बना था। लेकिन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पुराना माना जाता। तो उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया जो है लगभग 100 साल पहले शुरू हो चुकी थी और यहाँ पर कुछ भी ऐसा जो है नया हम क्या बनाएंगे, हम जो चीज़ें अभी समाज में चल रही हैं उन्हीं को अडॉप्ट करेंगे। तो जो दूसरे देशों के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उन्हें अपने देश के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। और हम अपने हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे। किसी देश का कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या वो एक्चुअल में जनता के एस्पिरेशन के अनुसार काम किया कि नहीं किया, क्या उसको जनता ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, जो जनता को राइट दिए गए, अधिकार दिए गए, क्या उसको उन्होंने सही प्रयोग किया या गलत प्रयोग किया। सरकार को जो अधिकार दिए गए सरकार ने उसका सही प्रयोग किया या गलत प्रयोग किया। इन सब चीज़ों को सीख करके हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसलिए हमें बारोड कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कोई स्थिति इफ एंड बट कंडीशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। इट हैज़ बीन followed by many countries reducing their constitution to writing what the scope of constitution should be has long been settled। बहुत सारे देशों ने कॉन्स्टिट्यूशन की राइटिंग को बहुत रिड्यूस कर दिया, छोटे कर दिया, पर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जैसा कि अगर हम देखें तो फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। गिवन दिस फैक्ट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर मेन प्रोविजन मस्ट लुक सिमिलर। देखते हैं बहुत सारे देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस सभी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकारों की बात की जाती है। वो अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वो दिखते एक ही तरह में, उनके अधिकार थोड़ा सा वैरी करेंगे लेकिन उनका मूल चीज़ देखा जाए, फंडामेंटल एलिमेंट देखा जाए तो लगभग सेम ही मिलते हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की तो सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो हमारे संविधान का सबसे बड़ा सोर्स तो एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 है। उसके बाद हम देखें तो इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हम सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन को लेते हैं। फंडामेंटल राइट को, वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रोविजन को हम यूएसए से लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, इस प्रोविजन को हम कनाडा से लिए। एक कैनेडियन मॉडल है, यानी हमारा देश फेडरल नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट है, ये जो है कैनेडियन मॉडल है। तो हम फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन लिए हैं, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए, जापान से रूल ऑफ लॉ लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन सब देशों से हम बहुत सारे प्रोविजन एक्सेप्ट किए हैं। आगे देखें, द ओनली न्यू थिंग इफ देयर कैन बी एनी इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड सो लेट इन द डे आर द वेरिएशन में टू रिमूव द फॉल्ट्स। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अच्छी चीज़ यही होनी चाहिए कि जब हम बारोड कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत अच्छी प्रोविजन होनी चाहिए कि मॉडिफिकेशन किया जा सके। नहीं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सीधे मतलब इनका कहना है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, उसमें एक मॉडिफिकेशन की भावना हमको दिखनी चाहिए कि जब हमें आवश्यकता पड़े हम उसे मॉडिफाई कर लें और उसके अनुसार अपने देश के अनुसार जनता के एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग। द चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग ए ब्लाइंड कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज बेस्ड आई एम श्योर ऑन द एडिक्वेट इनएडिक्वेट स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो लोग भी कहते हैं कि 12वीं कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को भारत में प्रहलाद दिया गया, एक्चुअल में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा नहीं है। ये भी मेरा अम्बेडकर का कहना है और मेरा भी मानना है कि यही सही बात है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म के बारे में देखें तो कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसी का लगभग 50% से ज़्यादा प्रोविजन तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये सत्य बात है। तो माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है जहाँ ब्रिटिश इंडिया लिखा था वहाँ पर इंडिया कर दिया गया और ये जो है वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए गए। ये क्रिटिक्स का कहना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हमने जोड़ा भी है और इसमें मानने में कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है कि ये सही बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लगभग 50% से ज़्यादा चीज़ों को वहीं से इंक्लूड कर लिया है। और अब इसे हम कार्बन कॉपी कहें या अमेंडेड वर्जन ऑफ द 1935 एक्ट कहें, दोनों कह सकते हैं। तो जो चाहे कोई कहे, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे जो है ज़्यादा सुचारू रूप से क्रियान्वित होने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो एन श्रीनिवासन ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस ए क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसी का एक क्लोज कॉपी है, श्री एन श्रीनिवासन का ये कहना है।
देखिए एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, संविधान के विशेषज्ञ सर आइवर जेनी, उनका क्या कहना है। द कॉन्स्टिट्यूशन derives directly from the Government of India Act of 1935, from which in fact many of the provision are copied almost textually। तो सर आइवर जेनी कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है 1935 के ही एक्चुअल में कॉपी किया गया है और ऑलमोस्ट सारे प्रोविजन को कॉपी कर लिए गए, कुछ चीज़ों को छोड़ करके, इवन टेक्स्ट को भी बदला नहीं गया है। आगे हम देखें पी.आर. देशमुख, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उनका क्या कहना है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज इसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ओनली एडल्ट फ्रेंचाइज एडेड। हमने पिछले वीडियो में जो सैलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें देखा एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है। तो इनका कहना है पी.आर. देशमुख का कि एक्चुअल भारतीय संविधान जो है इसमें एडल्ट फ्रेंचाइज की व्यवस्था 1935 में नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ कुछ लोगों को राइट मिलते थे जो प्रॉपर्टी टैक्स देते थे, इनकम टैक्स देते थे या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन्हें ही केवल वोटिंग राइट मिलता था। तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि उसी वोटिंग राइट को सबको दे दिया गया और वही कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू कर दिया गया। आगे देखें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या कहना है। जब भीमराव अम्बेडकर ये जो क्रिटिसिज्म देख रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर ने क्या रिप्लाई दिया। एज टू द एक्विजिशन दैट द ड्राफ्ट Constitution has reproduced a good part of the provision of the Government of India Act 1935. I make no apologies. There is nothing to ashamed of in the bargain। तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हमें इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस करने वाली बात नहीं है और हमें कोई क्षमा प्रार्थी भी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये कोई कहता है कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल को 1935 के एक्ट से लिया गया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उसमें कोई अच्छी चीज़ है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स नो प्लेगरिज्म। तो उन्होंने कहा कि नो प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, साहित्यिक चोरी। तो उन्होंने कहा कि इसको साहित्यिक चोरी के नज़रिया से, दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और एक्चुअली में जो नो बडी होल्ड एनी पेटेंट राइट इन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फंडामेंटल आइडिया है उस पर किसी का पेटेंट राइट नहीं है। कोई व्यक्ति अपने देश के संविधान को बनाते वक्त दूसरे के संविधान का अध्ययन कर सकता है या अपने ही देश के पुराने कानूनों का अध्ययन कर सकता है, वहाँ से कुछ अच्छे प्रोविजन को एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर साहित्यिक चोरी या प्लेगरिज्म की कोई कॉन्सेप्ट नहीं कंसिडर करना चाहिए। व्हाट आई एम सॉरी अबाउट इज दैट द प्रोविजन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिलेट मोस्टली टू द डिटेल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, एक्चुअली वहाँ से जो संविधान के प्रोविजन लिए गए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए। जो एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन था, प्रोविजन था, उन्हें एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट पार्ट है अन इंडियन और एंटी इंडियन। तो हम यहाँ देखेंगे कुछ लोगों का ये बहुत गलत नेगेटिव कमेंट है, ये अन इंडियन है या एंटी इंडियन है। तो जैसे हम देखें कुछ लोग कहें कि एंटी इंडियन अन इंडियन है, जैसा दे सेड दैट द फॉरेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट अनसुटेबल टू द इंडियन सिचुएशन और वर्केबल इन इंडिया। तो लोगों का कहना था कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं एक्चुअली में सब लोग विदेश में पढ़े हैं, विदेशी प्रभुत्व में कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, इसलिए भारतीयों के लिए सुटेबल नहीं है और एक काम नहीं करेगा, ये समस्या क्रिएट कर देगा, फेल हो जाएगा। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि हनुमंथैया जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खुद मेंबर थे, उनका क्या कहना है। वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ बीड़ा और सितार बट हियर वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड दैट वाज बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वेयर एजुकेटेड दैट वे। उनका कहना है कि हम जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो भारतीयों के लिए सुटेबल नहीं है, ये ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं वो सब लोग ब्रिटेन में पढ़े हुए हैं, इसलिए वो उनका नेचर एक ब्रिटिश तरीके का हो गया है। इसलिए हम चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमें वीणा और सितार की म्यूजिक सुनाई दे। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश बैंड की म्यूजिक रख दी गई है, डाल दी गई है। आगे देखें लोकनाथ मिश्रा, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने क्या कहा। स्लेविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट मच मोर स्लेविश सरेंडर टू द वेस्ट। उनका कहना है कि एक दास्ता की तरह दिखता है कि जो भारतीय संविधान बनाए गए वकील लोग बनाए हैं एक तरीके से दासत्व की प्रक्रिया को चला रहे हैं कि भारत में अभी भी गुलामी थी और कॉन्स्टिट्यूशन में भी गुलामी की चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया है। आगे देखें लक्ष्मी नारायण साहू जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, इनका क्या कहना है। द आइडियल्स ऑन विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड
है नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ द इंडिया। This constitution would not prove suitable and would break down soon after being brought into the operation। जो लक्ष्मी नारायण साहू है इनका कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव कमेंट उन्होंने पास कर दिया और कहा कि यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल स्पिरिट भारतीयों के लिए नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्द क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन सूटेबल नहीं होगा, फेल हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा जैसे ही ऑपरेशन में आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से आज तक 26 जनवरी 1950 से आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है उसको जेल जाना पड़ता है, सजाएं में हो जाती हैं उनकी। इसलिए हम इस तरीके के कमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे देते हैं, चौथा पॉइंट है एन अनगार्डियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, हमें तो नहीं लगता है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स क्या कहते हैं, क्रिटिक्स का कहना है कि यहाँ पर जो है गांधी की फिलॉसफी को, उनके आइडियल्स को इंक्लूड नहीं कहा गया है। जैसे गांधी का एक आइडिया था विलेज पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बात को, लेकिन विलेज पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत को नहीं रखा गया था। हम जानते हैं भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है 40, अनुच्छेद 40, वो क्या करता है, ग्राम पंचायत की बात करता है, ग्राम सभा की बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक्चुअल में इलेबोरेट प्रोविजन नहीं थे, लेकिन इन चीज़ों को 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंक्लूड कर दिए गए और अब पंचायती राज व्यवस्था और म्यूनिसिपालिटीज के एक सीधे आर्टिकल, सीधे भाग बना दिए गए, भाग 9 और भाग 9A बना दिए गए हैं संविधान में। आगे देखें, इसी कंटेक्स्ट में के हनुमंथया क्या कहते हैं, दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट इनविसेज। के हनुमंथया कहते हैं कि इस तरीके के संविधान को न तो गांधी का जो इच्छा थी बनाने की, न उनकी परिकल्पना थी, और न ही गांधी इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को चाहते थे जैसा कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया द्वारा बना दिया गया है। आगे देखें, टी प्रकाशम, ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने क्या कहा, दिस लेड्स टू अम्बेडकर्स नॉन पार्टिसिपेशन इन द गांधीयन मूवमेंट एंड द एंटागोनिज्म टुवर्ड्स द गांधी आइडिया। उनका कहना है कि जो अम्बेडकर थे वो गांधी से उनका क्लैश चलता था, एंटी गांधी थे, तो उनका एक्चुअल में वो गांधीयन फीचर को ऐड नहीं किए हैं क्योंकि वो गांधी के किसी भी जो है मूवमेंट में शामिल नहीं हुए थे, वो गांधी के अपोजिट रहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ चीजें ऐसे इंक्लूड कर रखा है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है एलिफेंटाइन साइज। एलिफेंटाइन साइज का मतलब है कि हमारे जिस तरह पृथ्वी पर लिथोस्फीयर पर सबसे बड़ा जीव होता है हाथी, एलिफेंट, उसी तरह पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो भी राष्ट्र हैं, देश हैं, उनमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कह सकते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के एलिफेंटाइन साइज है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें सर आइवर जेनिंग, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि द प्रोविजन बारोड वेयर नॉट ऑलवेज वेल सेलेक्टेड एंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली स्पीकिंग वाज टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। उनका कहना है सर आइवर जेनिंग का, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन को ब्रिटिश से अन्य कंट्री से लिया गया है, उनको एक्चुअल में सही से सेलेक्ट नहीं किया गया, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो गया, ब्रॉड हो गया। इस वजह से वो काफ़ी हमें बड़ा दिखता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। इसी क्रम में एच.वी. कामत का क्या कहना है, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये भी थे। द एम्ब्लेम एंड द क्रेस्ट दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर असेंबली इज एन एलिफेंट। इट इज परहैप्स इन कंसोनेंस विद दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू इज द बल्किएस्ट दैट द वर्ल्ड हैज प्रोड्यूस्ड। तो इन्होंने कहा कि हमारे एक्चुअल में हम बात करें जो संविधान सभा थी उसके भी अपने एम्ब्लेम बनाए गए थे, मोहर बनाए गए थे, उनका प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। तो हाथी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं का प्रतीक चिन्ह था। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे प्रतीक चिन्ह हाथी है, उसी तरह से हाथी जैसा हाथीनुमा विशाल आकार का संविधान भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर ने बना दिया है। उन्होंने आगे क्या कहा, I am sure the House does not agree that we should make the Constitution an elephantine one। तो हम उन्होंने कहा कि हम श्योर हैं कि हाउस ने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बना दिया, उन्होंने बना दिया। नेक्स्ट बात करें पैराडाइज ऑफ द लायर्स। अगर हम बात करें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सत्य बात है
भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है पैराडाइज ऑफ द लायर्स था, इसको मानने में कोई समस्या नहीं है, इससे कोई भी वेल एक्सेप्टेड पॉइंट है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की सारी प्रक्रिया में कोई भी अन्य व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ लायर्स वकील ही थे। ये बहुत बड़ी कमी है, यहाँ पर देश से अन्य वर्ग से किसी व्यक्ति को इनवाइट नहीं किया गया, केवल वकीलों को ही सिलेक्शन किया गया, वही संविधान को बनाए हैं। तो उन्होंने अपने अनुसार एक लीगलिस्टिक और वेरी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। उन्होंने कानूनी भाषा का दांव पेच इतना ज़्यादा यूज कर दिया, क्लिष्ट लैंग्वेज यूज किया, बहुत ज़्यादा फ्रेज यूज कर दिए और इस तरीके से उन्होंने शब्दों को कॉम्प्लेक्स कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बन गया है। इस क्रम में सर आइवर जेनी क्या कहते हैं, लायर्स पैराडाइज। उन्होंने कहा कि लायर्स पैराडाइज है और इससे क्या होगा, भविष्य में चल करके देश में समस्या होगी और वकीलों की वाहवाही होगी। क्यों? जब कोई समस्या होगी, कोर्ट कचहरी का मामला बनेगा तो वकील ही माध्यम होंगे, तो जब वकील माध्यम होंगे तो वकील की कमाई का एक सोर्स बन जाएगा। ये सत्य ही है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एच.के. माहेश्वरी क्या कहते हैं, ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे, द ड्राफ्ट टेंड टू मेक पीपल मोर लिटिगियस, मोर इंक्लाइंड टू गो टू लॉ कोर्ट, लेस ट्रूथफुल एंड लेस लाइकली टू फॉलो द मेथड ऑफ द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने कहा कि ये जो है लिटिगियस बना देगा, यानी हमारे देश में बहुत ज़्यादा मुकदमेबाजी चलेगी और एक्चुअली हमारे देश में जो नॉन वायलेंस और ट्रूथ का कॉन्सेप्ट है वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर जगह मुकदमेबाजी चलेगी, बहुत ज़्यादा लॉ कोर्ट में लोग जाएंगे, कोर्ट कचहरी का मामला चलेगा। ये सही भी आजकल हम देख रहे हैं, यही हो रहा है। इफ आई मे से सो द ड्राफ्ट इज रियली लायर्स पैराडाइज। उन्होंने भी कहा है कि भी लायर्स पैराडाइज है, लायर का जो है वही सब अपने अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। इट ओपन्स अप वास्ट एवेन्यू ऑफ लिटिगेशन एंड विल गिव आवर एबल एंड इंजीनियस लायर प्लेंटी ऑफ द वर्क टू डू। तो ये लायर्स के लिए हमेशा के लिए काम मिल जाएगा, वो काम करते रहेंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं ये सही है, ऐसा ही हो रहा है। आगे देखें, पी.आर. देशमुख, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने क्या कहा, आई शुड हाउएवर लाइक टू से दैट द ड्राफ्ट ऑफ द आर्टिकल दैट हैव बीन ब्रॉट बिफोर द हाउस बाय डॉक्टर अंबेडकर सीम टू माय माइंड टू बी फार टू ponderous like the ponderous tomes of the law manual। तो उनका कहना है कि जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने लाया है कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को, इतना बड़ा है कि बाद में आगे चल करके पॉन्डरस बन जाएगा, एक जो है लॉ मैनुअल की तरह काम करेगा। यहाँ पर समस्याएं आएंगी, वकीलों का ही वाहवाही चलेगी। ए डॉक्यूमेंट डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन हार्डली यूजेज सो मच ऑफ द पैडिंग एंड सो मच ऑफ द वर्बिएज। तो यही चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे वर्ड डाल दिए गए हैं जिनका सामान्य व्यक्ति को द्वारा समझा जाना, इवन सामान्य छोड़िए, लायर के अलावा कोई भी उन सारी चीज़ों को एग्जैक्टली नहीं समझ सकता है। बाद में जब मामला फंसता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर देती है अपने अनुसार। तो इसका सीधा मतलब है कि आम जनता के लिए कॉन्स्टिट्यूशन समझ से बाहर है। परहैप्स इसके बावजूद अगर हम देखें, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू कंपोज ए डॉक्यूमेंट विच शुड बी टू माई माइंड नॉट ए लॉ मैनुअल बट ए सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, ए वाइब्रेटिंग पल्सेटिंग एंड लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट, बट टू आवर मिसफॉर्च्यून दैट was not to be and we have been burdened with so much of words and words which could have been very easily eliminated। तो ऐसा कहना है कि हमारे संविधान में बहुत सारे वर्ड, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम इसमें बहुत सारे शब्द को एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन मेरा मानना है कि सोशल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा प्रोविजन को ऐड किया गया है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 1.5 लाख शब्द हैं, लेकिन ये 1.5 लाख शब्द होने का फायदा ये है कि बहुत सारी गवर्नमेंट मनमानी नहीं करती हैं, बहुत सारे व्यक्ति मनमानी नहीं कर पाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें लिखी हैं जिसके वजह से उसको जो है एक सिंपल व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत पढ़ ले, नहीं भी पढ़ता है तो कोर्ट के माध्यम से उसे, आजकल हमारे देश में अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं, जिससे पहले क्या होता था, संविधान अवेलेबल ही नहीं था, अब ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोज बन रहे हैं यूट्यूब पर या ऐप पर, लोग पढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जानकारियाँ मिलेंगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न है, इतने भले हमको बड़ा दिखता है, लेकिन देश भी तो हमारा बड़ा है
हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इस हिसाब से इसे हमें इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ एक क्रिटिसिज्म कहने के लिए है, क्रिटिसिज्म कोई खास नहीं है। तो इस वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे हम देखें हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा प्रियम्बल पर। तो जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है इसके प्रियम्बल को हम पढ़ेंगे, इसके प्रियम्बल को देखेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल सबसे लास्ट में बनाया गया, लेकिन सबसे पहले ही ऐड किया गया। तो अगले वीडियो में हम प्रियम्बल देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।